नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्योग्राफी विद जाखड़। आपका ज्योग्राफी विद जाखड़ पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। दोस्तों, आशा करते हैं कि खुश होंगे, आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखते रहिए चैनल और एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ओल्ड पेपर्स की अपनी जो सीरीज चल रही है उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। और प्रतिदिन जो आपके निःशुल्क ये जो कक्षाएं चल रही हैं उनका आने वाली एग्ज़ाम में आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो बने रहिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट देखो, आज हम लेके आए हैं जीके का क्वेश्चन पेपर 2013 का जो एग्ज़ाम हुआ था सेकंड ग्रेड, उसका जीके का प्रश्न है। बुकलेट सीरीज़ ए है और मैं आपको ऑथेंटिक आंसर की जो कि आरपीएससी के द्वारा जारी की गई है 2018 में, इसकी 2018 में कोर्ट के ऑर्डर के बाद इसकी संशोधित आंसर की जारी की गई थी। उस आंसर की के हिसाब से आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 पर। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? सही युग्म का आपको तलाश करनी है, सही देखना है आपको। इसमें देखो, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये है। और इसमें सामने दे रखा है 3,42,239.74। दूसरा देखो, इसमें 3,42,245। तीसरे में देखो, इन्हीं को देख लोगे तो आपके आंसर सही हो जाएंगे भौगोलिक क्षेत्रफल को। तो पहला ही आपका आंसर सही होगा, यही आंसर माना गया है आरपीएससी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। जुलाई माह में 1000 मिलीबार की जो समदाब रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? देखो, राजस्थान का जब आप मैप देखोगे तो इस प्रकार से आपके सिरोही में, ये आपका सिरोही है, सिरोही से फिर जाएंगे उदयपुर, उदयपुर से प्रतापगढ़ और फिर झालावाड़ होते हुए इस प्रकार से 1000 मिलीबार की जो समरेखा है वो समदाब रेखा है वो गुजरती है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखें, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम बताना है। ये पूर्णतः राजस्थान की बात नहीं कर रहे हैं, राजस्थान की जो टोटल नदियां हैं उनके हिसाब से बात कर रहे हैं। तो अपवाह तंत्र में अगर देखा जाए तो चंबल नदी का अपवाह तंत्र सबसे ज़्यादा है। अगर पूर्णतः राजस्थान में प्रवाह के आधार पर देखा जाए तो बनास है, लेकिन यहाँ जो उत्तर होगा आपका चंबल, उसके बाद सबसे पहले आपका चंबल होगा, तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। सबसे पहले चंबल, चंबल के बाद क्या होगा? लूणी, लूणी के बाद बनास और फिर माही। बनास 3 नंबर पे आती है, वैसे 1 नंबर पे आती है पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की अगर बात की जाए तो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर, राजस्थान में प्रथम योजना काल में से अब तक फसलों के प्रतिरूप में क्या परिवर्तन या आंकड़े घटित हुए हैं? प्रथम पंचवर्षीय योजना से अब तक की बात की जा रही है। तो अनाज की फसलों का क्षेत्रफल 42% से बढ़कर 56% हो गया है। दूसरा है, दालों का क्षेत्रफल 21 से घटकर 18% रह गया है, दालों का घटा है, ये तो सही है बिल्कुल बात। तिलहनों का क्षेत्रफल 6 से बढ़कर 21 हो गया, तिलहन की बढ़ गई है, ठीक है। कपास, गन्ना, ज्वार, ग्वार, चारा फसलों, फल, सब्जी एवं मसालों का क्षेत्रफल 19% से बढ़कर 20% हो गया है। तो 1, 2, 3, 4 में से आपका जो आंसर होगा वो होगा 4 नंबर, यानी 2 और 3 सही हैं। क्या सही है इसमें? 2 और 3 सही हैं, तो आपका आंसर होगा 4 नंबर, ये आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, 5 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। एक साइड में देख रखे हैं राजस्थान के क्षेत्र और दूसरी साइड में आपके दे रखे हैं गाय की नस्लें। तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान की बात देखो, ये आपका राजस्थान का मैप है। राजस्थान के मैप में इस दिशा की बात कर रहे हैं, उत्तर पश्चिम की, इस दिशा में राठी गायें पाई जाती हैं, बिल्कुल है। फिर दक्षिण पश्चिम की बात कर रहे हैं, तो दक्षिण पश्चिम में ये क्षेत्र है, इसमें जो कांकरेज है वो गायें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी राजस्थान, इस स्थान की बात कर रहे हैं पश्चिमी राजस्थान, यहाँ थार पारकर हैं, बाड़मेर और जैसलमेर में थार पारकर है।
और फिर आपका दक्षिणी पूर्वी मध्यवर्ती राजस्थान, ये दक्षिणी पूर्वी हो गया। और इसका मध्यवर्ती ये क्षेत्र पूछा गया है, दक्षिणी मध्यवर्ती ये आपका हो जाएगा इसके अंदर गिर। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? 1 2 3 4 सही आंसर होगा। 1 2 3 4 कहाँ है? 1 2 3 4 ABCD देखो, इसका आंसर होगा ABCD 5 का 2 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर है, औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले ए श्रेणी में आते हैं? यानी जो जिले हैं वो सर्वाधिक औद्योगिक संभावनाओं वाले जिले हैं वो पूछे गए हैं। बांसवाड़ा, नागौर, टोंक, सीकर, उदयपुर, अलवर, कोटा, भीलवाड़ा, जयपुर, भरतपुर, टोंक, जोधपुर, नागौर, कोटा, बांसवाड़ा, सीकर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उदयपुर, अलवर और कोटा, भीलवाड़ा, ये जिले हैं। कोटा को औद्योगिक नगरी कहा ही जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो। राजस्थान में निर्धनता की आरंभ की गई नवीनतम योजना, यानी 2013 के संदर्भ में पूछा गया है। उस समय नवीनतम जो योजना शुरू की गई थी निर्धनता उन्मूलन के लिए, उसका नाम था पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता निवारण एम्पावर के नाम से जानी जाती थी। आज भी इसका नाम आता है एम्पावर। पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता निवारण प्रोजेक्ट एम्पावर। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है वो 8 नंबर है। 8 नंबर में क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक साइड में विकास क्षेत्र दे रखा है, दूसरी साइड में 12वीं पंचवर्षीय योजना में कुल बजट आवंटन का प्रतिशत दे रखा है। उस समय 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसके संदर्भ में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें देखो कृषि एवं सहायक क्रियाएं, उसके बाद वैसे तो ये कोई काम का क्वेश्चन नहीं है। ABDC उत्तर होगा इसका। ABDC ये आंसर होंगे इसके। लेकिन उस समय का है, ये अब नहीं पूछा जाएगा, इकोनॉमी का क्वेश्चन है उस समय का। नेक्स्ट प्रश्न देखो, ये इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले हैं। सीमेंट उत्पादन कल जो पेपर मैंने करवाया था, फर्स्ट 2011 का जो पेपर हुआ था, उसमें ये पूछा गया था कि सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक चित्तौड़गढ़ था 2011 वाले में। अब ये 2013 वाले में ये पूछ लिया गया है सीमेंट उत्पादक प्रमुख जिले कौन कौन से हैं। तो ये 9वां क्वेश्चन है, इसका आंसर है बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, ये क्षेत्र आपका ज़्यादा है, सिरोही और उदयपुर। नेक्स्ट, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति बहुत बार पूछा जाता है। खड़ीन जो झीलें होती हैं उनको, वहाँ के जल को सुखा करके खड़ीन कृषि की जाती है, वो पालीवाल ब्राह्मण करते हैं जैसलमेर में। 10वां क्वेश्चन है, यही आपका आंसर माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। ये देखो नहीं है, ये तो हो सकता है क्या सही? नहीं। बैराठ एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र था। दूसरा ये है, सही है, ये चुनना है आपको। देखो सही है। उसके बाद देखो, बैराठ एक ग्राम्य संस्कृति नहीं नगरीय संस्कृति होगा। कालीबंगा लोहे युगीन संस्कृति का एक उदाहरण था। आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय ऐसे तांबे को गलाना और ताम्र, आहड़ सभ्यता को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका आंसर है, सही हो जाएगा, और बाकी गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, 12वां क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तटीय राजधानी कहा है? तीसरी राजधानी किसने कहा है? GH ओझा ने, श्यामल दास ने, दयाराम साहनी ने, दशरथ शर्मा ने। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 3 नंबर, दशरथ शर्मा ने। दशरथ शर्मा ने कहा है, दशरथ जो शर्मा हैं उन्होंने क्या कहा है? तटीय राजधानी कहा है, सिंधु घाटी सभ्यता को तटीय राजधानी कहा है। इतिहास कालीबंगा को तीसरी राजधानी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद तीसरी राजधानी किसको बताया है? कालीबंगा को बताया। राजस्थान में प्रतिहार वंश के शासक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। प्रतिहार जो शासक थे हरिश्चंद्र, उनकी जो राजधानी थी वो मंडोर थी, याद रख लें। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी मंडोर थी। नेक्स्ट प्रश्न 14वां है,
पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन सा था जिसको हराया था पृथ्वीराज चौहान ने? वो क्वेश्चन है आपका परमार्दी देव। क्या आंसर होगा? परमार्दी देव। परमार्दी देव के जो सेनापति थे उनका नाम भी याद रखना, आल्हा उद्दल पूछा जाता है कई बार। आल्हा और उद्दल ये परमार्दी देव के थे और परमार्दी देव को पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका 15वां है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। रणथंभौर कब जीता, चित्तौड़ कब जीता, ये सारे के सारे हैं। आपको मैं पिछले पेपर में भी बता चुका हूँ। रणथंभौर विजय जो हुई थी वो आपके कब हुई थी? देखें, रणथंभौर 1301, फिर चित्तौड़ 1303, फिर आपके जालौर 1311, फिर आपके सिवाना 1308। तो इनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो आपका ACDB हो जाएगा। ACDB कहाँ है? ACDB ये आपका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? ये बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। और ये 1572-73 में जब नागौर दरबार लगा था उसके बाद जोधपुर को सुपुर्द किया गया था। मोटा राजा उदय सिंह को, बीकानेर के राय सिंह को, मालदेव ज्येष्ठ पुत्र और आमेर के मान सिंह को। ये आपका आंसर है 16 नंबर का जो आंसर होगा बीकानेर के राय सिंह को। ये प्रश्न पूछे जाने वाला है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट, राणा राज सिंह, ये मेवाड़ शासक की बात कर रहे हैं, समकालीन था। राज सिंह के समकालीन कौन था? ये आपका आंसर देखो क्या क्वेश्चन है, देखो 17वां क्वेश्चन है, राणा राज सिंह के समकालीन। इसमें राज सिंह के समकालीन एक तो 2-3 शासक रहे हैं, ये तीनों शासक रहे हैं इनमें से। तो ये आपका प्रश्न डिलीट कर दिया गया है RPSC के द्वारा, तो इसको आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसको एक बार देख लें किताबों में से। नेक्स्ट, कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही है। ये राजपूत शासक हैं सांगा, चंद्रसेन, मान सिंह, राय सिंह। इनमें से किन्हीं 2 का चयन करें जिन्होंने मुगलों को सहयोग किया। इनमें से मुगलों का सहयोग करने वाला, सीधी सीधी बात है, इसमें एक तो आपका जयपुर वाला मान सिंह था, एक राय सिंह था। तो CD तो कन्फर्म है। बाकी इसका आंसर क्या माना गया है? यही माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 19 नंबर, साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? 2011 वाले पेपर में भी ये प्रश्न पूछा गया था। 1913 में साधु सीताराम दास ने बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। और इसमें भी यही प्रश्न पूछ लिया गया है 2013 में। बहुत ज़्यादा रिवाइज होते हैं पेपर, इसलिए थोड़ा सा बार बार आप पढ़ते रहें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सब्सक्राइब करें ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक मैं पहुंच सकूं, अपनी मुहिम को आगे बढ़ा सकूं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। नीचे कूट दिए गए हैं, देखो DACB इस तरीके से आपके दिए गए हैं और इनका जो आंसर है वो मिलान करना है। तो ये आपका 20 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखें, एक साइड में प्रजामंडल दे रखे हैं और दूसरी साइड में जो दे रखे हैं आपके उनके निर्माण वर्ष दे रखे हैं, प्रजामंडल और निर्माण वर्ष। अब ये देखो, डूंगरपुर 1944, जयपुर सबसे पहले 1931, बीकानेर 1936, अलवर 1938। तो आपका ये हो जाएगा आंसर DABC इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था? ABCD बता रखा है। आप जो एकीकरण पढ़ते हैं उसमें ABCD बता रखा है। सबसे पहले मत्स्य संघ, और मत्स्य संघ के बाद आपको बता रखा है ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये आपके A में आते हैं। B के बाद बाबू जाड़ूकी को प्रसाटो आता है, उसके बाद उदयपुर आता है, उसके बाद जयपुर को मिलाया जाता है। 3 बड़ी रियासतें
जे भी जो मिलाए जाते हैं वो, और उसके बाद ये क्रम चलता रहता है। और अजमेर का राजस्थान में विलय कब किया जाता है, तो आपको अच्छे से इनको पढ़ा रखा है, तो आप इसका आंसर करें 1956। 1 नवंबर 1956 को मिलाया गया था। 1 नवंबर 1956 इसका आंसर हो जाएगा। क्या करोगे? 1 नवंबर 1956, सॉरी 1 नवंबर 1956, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ, यानी सिरोही को कितने भागों में बांट कर किया गया। तो देखो, सिरोही है, सिरोही का एक क्षेत्र अंत में मिलाया गया था जो आबू देलवाड़ा है वो, और सिरोही उससे पहले भी सम्मिलित की गई थी। तो आपके इसका आंसर होगा 2। क्या होगा? 2 चरण में सिरोही को मिलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले राजस्थान की पहली महिला थी। यानी स्वतंत्रता आंदोलन जो चल रहा था उसमें सबसे पहले नागेंद्र बाला, अंजना देवी चौधरी, रतन शास्त्री, रमा देवी पांडे। तो आपका इसका जो आंसर होगा वो होगा अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी है वो सबसे पहले गिरफ्तार होने वाली महिला थी स्वतंत्रता आंदोलन में। अगला प्रश्न है 24 नंबर क्वेश्चन, ये देखें, निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी वर्मा की बात कर रहे हैं। तो नारायणी देवी जो वर्मा हैं उनके बारे में निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा है उनके बारे में गलत है, गलत पूछा गया है। तो गलत देख लें कौन सा है। वह 1970 से 76 तक राज्यसभा की सदस्य रही थी। उसने 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की। 1957 से 62 तक लोकसभा सदस्य रही थी, और फिर 1942 में आंदोलन भाग लेने के लिए जेल में जाना पड़ा था। इस प्रकार के आपके आंसर हैं। तो इसमें जो आंसर होगा आपका 3, वह 1957 से 62 तक लोकसभा की सदस्य रही थी, ये आपका आंसर गलत होगा, बाकी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात कर रहे हैं, सूफी सिलसिला से संबंधित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं वो कौन सी परंपरा के हैं, तो याद रखें चिश्ती सिलसिले के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 नंबर, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाज़ा, नौलखा दरवाज़ा कहलाता है? चित्तौड़, सिवाना, जालौर, रणथंभौर। तो इसका आंसर होगा रणथंभौर। रणथंभौर जो दुर्ग है उसका दरवाजा कहलाता है। गोगा जी का मेला किस माह में पड़ता है? गोगा मेड़ी में भादवे मेड़ो भैरा भाईड़ा कब बढ़ता है? भाद्रपद मास में मेला बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका भाद्रपद कृष्ण नवमी को बढ़ता है। मेमंद, ये आभूषण वाले क्वेश्चन 1-2 आ जाते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। मेमंद आभूषण पहना जाता है। मेमंद जो होता है सिर पर पहना जाता है, कमर पर पहना जाता है, भुजा पर या पैरों पर पहना जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका सिर पर पहना जाता है। मेमंद है गढ़वा दे रहे नंदी का बीरा, वो क्वेश्चन है ना। तेजा जी के जन्म स्थल का नाम है। तेजा जी कहाँ जन्मे थे भाई? ददरेवा में। ददरेवा में तो गोगा जी का होगा। और खड़नाल, आसिंद कोलूमंड, आसिंद नहीं होगा, देवनारायण जी से संबंधित है। अब कोलूमंड और खड़नाल रह गया, तो आप बताओ इसका क्या आंसर होना चाहिए? इसका आंसर होगा खड़नाल। तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? खड़नाल में हुआ था, ये आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न में आपके पूछा गया है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक साइड में लेखक दे रखे हैं और दूसरी साइड में ग्रंथ दे रखे हैं, इनको मिलाना है। अब इसको मिलाएंगे कैसे, देखो इसमें देख लो आप, कर्णीदान ने लिखा है सूरज प्रकाश। कर्णीदान का लिखा हुआ क्या है? सूरज प्रकाश। और पर ये दलपत विजय देख लो, खुमान रासो दलपत विजय ने लिखा है। पद्मनाभ का कानड़ दे प्रबंध है, और जगजीवन भट्ट का जितोदय है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो इसका हो गया आपका डी सी, ये आपका पहला ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, कर्णीदान ने क्या लिखा? सूरज प्रकाश। दलपत विजय है, इन्होंने क्या लिखा? खुमान रासो। पद्मनाभ ने कन्नड़ दे प्रबंध और जगजीवन भट्ट ने अजितोदय लिखा। नेक्स्ट प्रश्न देखें,
किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। किशनगढ़ शैली जो थी उसका प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? नागरीदास, रामलाल, हसन अली राजा। 31वां क्वेश्चन है, इसका आपका जो आंसर माना गया है वो 1 नंबर नागरीदास माना गया है। सावंत सिंह के समय की बात है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार बार में पूछे गए ये क्वेश्चन। रावण हत्था क्या है? रावण हत्था एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। क्या उत्तर होगा इसका 32वें का? रावण हत्था क्या है? 32वें का आंसर आपको बता चुका हूँ मैं, वाद्य यंत्र है। क्या है? वाद्य यंत्र। रावण हत्था एक वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखें, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, ये 1967 की बात कर रहे हैं। राज्य में राज्यपाल थे। 1967 की बात है। 1967 में राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? हुकम सिंह, जोगिंदर सिंह, संपूर्णानंद और रघुकुल तिलक। तो इसका आंसर होगा संपूर्णानंद। कौन थे? संपूर्णानंद। 33वां क्वेश्चन हो गया। अब आप 34वां क्वेश्चन देखिए। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है। मुख्यमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है, निर्वाचित होता है, चयनित होता है या मनोनीत होता है? आपका ये जो आंसर है इसका आंसर बताइए। निर्वाचित होता है, चयनित होता है, नियुक्त होता है। नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचित राज्यपाल नियुक्त करते हैं और यहाँ इनको राज्यपाल नियुक्त करते हैं, मुख्यमंत्री को। नेक्स्ट प्रश्न देखें, आपके 34 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? नियुक्त। राज्यसभा में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है, प्रतिज्ञान करता है? राज्य में संसदीय सचिव, राज्य को जो संसदीय सचिव है वो किसके समक्ष शपथ लेता है और प्रतिज्ञान करता है? इसका जो आंसर है वो होगा मुख्यमंत्री के। एक तो मुख्य सचिव, एक संसदीय सचिव जो होते हैं वो मुख्यमंत्री के समक्ष, और मुख्य सचिव है उसकी नियुक्ति आपके मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, यानी किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र राज्यपाल देता है? राज्यपाल यदि त्यागपत्र देना चाहेगा तो राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, किसी राज्य के प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पर होता है। कोई भी राज्य है उसके प्रशासनिक पद सोपान पर कौन होता है? ये प्रश्न आपके है 37 नंबर क्वेश्चन। इसका होगा मुख्य सचिव। किसी भी राज्य के प्रशासनिक सोपान पर। और राजनीतिक प्रमुख पूछा जाए तो अपना जो राजनीतिक प्रमुख है वो मुख्यमंत्री, और प्रशासनिक प्रमुख अगर पूछ लिया जाए तो मुख्य सचिव होगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न देखें, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष सहित कुल अनुमत संख्या है, यानी कितने सदस्य अनुमत है, ये प्रश्न पूछा गया है 38 नंबर में। तो 38 नंबर का जो आंसर माना गया है 8। देखो, अध्यक्ष सहित 8 ही सदस्य हैं, वर्तमान में भी 1 + 7 है और यही अवर्तमान संख्या भी है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? पंचायती राज की शक्तियों से संबंधित कौन सी अनुसूची है? पहली, तीसरी, चौथी, 10वीं, 11वीं? देखो, इस प्रश्न के जो आंसर को है वो अच्छे से देख लें, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 11वीं अनुसूची है और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से, नगर निगम, नगर पालिका, नगर निकायों से संबंधित है। 11वीं अनुसूची होगा इसका आंसर। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो 40 नंबर क्वेश्चन है वो देखें, 2000 में। कब है? सन 2000 में। आपके ये सन 2000 कर देना। सन 2000 राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। अब देखो, उस समय बजरंगलाल ताखर नौकायन से संबंधित थे। बजरंगलाल ताखर 2013 में, ये उस समय के करंट का क्वेश्चन है। तो राजस्थान के बजरंगलाल ताखर को अब आजकल भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे आपके कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये संबंधित खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, वैसे ही प्रश्न इसमें पूछा गया है 41वां। तो 41वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा नौकायन से, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट प्रश्न 42वां क्वेश्चन है। 42वें क्वेश्चन में देखो, आरपीएससी ने कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो ये आपके उस समय
के क्वेश्चन है, इनको डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखो 43 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों में किए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक साइड में जिला दे रखा है, दूसरी साइड में जनसंख्या घनत्व दे रखा है 2011 के अनुसार, एक साइड में जिला दे रखा है। इसका आपको मिलान करना है। मिलान जब करोगे तो देखो सबसे ज़्यादा यहाँ जो जन घनत्व है इसमें ये आपका ये हो जाएगा, 1 नंबर मिल रहा है। देखो डी का 1 नंबर आएगा, डी का 1 नंबर 1 में ही आ रहा है, तो आपका आंसर अपने आप ही निकल गया 4 3 2 1। तो जोधपुर का 4, कोटा का 3 और इसका 2 और इसका 1, 4 3 2 1 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखें। निम्नलिखित लेखकों में से ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है। ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान किसने लिखी है इनमें से? तो इसका जो आंसर है वो है आपका रीमा हुजा ने लिखी है, रीमा हुजा, ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। जननी शिशु सुरक्षा योजना उस समय की जो योजनाएं हैं उनकी बात कर रहे हैं, और योजनाओं का सही कालक्रम क्या है, कालक्रम के अनुसार इनको सेट करना है। तो कालक्रम के अनुसार जब सेट करते हो तो इसमें आपका आंसर कोई सेट नहीं बैठता है, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएससी के द्वारा डिलीट किया गया था आफ्टर कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट ऑर्डर के बाद ऐसा किया गया था 2018 में। ये 2013 का पेपर है और 2018 में इसको डिलीट किया गया था कोर्ट आदेश के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 46 नंबर। राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, राजीव गांधी पर्यावरण सुरक्षा पुरस्कार है या संरक्षण पुरस्कार है, वो प्रदान किए जाते हैं। राजीव गांधी के जन्मदिन 20 अगस्त को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। यहाँ 4 दिवस आपको याद करने को मिल रहे हैं और महत्वपूर्ण भी हैं, आप इनको याद रखें। देखो राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, इसमें राजीव गांधी का जन्मदिन जो आता है वो 20 अगस्त को आता है, पर्यावरण दिवस 5 जून को आता है, ओजोन दिवस 16 सितंबर को और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को आता है। इसका उत्तर आपका माना गया है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 47वां। हाल ही में यूनेस्को, अरे वो हाल ही में का मतलब 2013 या 13 में शामिल किए गए थे शायद। 2013 में 6 किले आम, चीकू, गाजर, इसका सूत्र है आम, चीकू, गाजर, ये आपके किले हैं वो विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को के द्वारा शामिल किए गए थे। ये आपका आंसर होगा चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर। आ से आमेर और ची से चित्तौड़गढ़, ऊ से कुंभलगढ़ और गा से गागरोन, जैसे जैसलमेर, रे से रणथंभौर। इस प्रकार से आपके याद रखे जा सकते हैं आम, चीकू, गाजर। नेक्स्ट प्रश्न देखो 48वां। रघुराम राजन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य को माना गया है सबसे कम विकसित राज्य, तुलनात्मक रूप से विकसित राज्य या विकसित राज्य। 48वां जो प्रश्न है उसका आंसर आपका होगा 1, सबसे कम विकसित राज्य। आपका सबसे कम विकसित राज्य उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें सबसे कम विकसित राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 49 नंबर। राजस्थान रत्न राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। राजस्थान सरकार के द्वारा इस पुरस्कार को शुरू किया गया। देखो ताज़ा ही शुरू किया गया था और प्रश्न उस समय पूछ लिया गया था। अब राजस्थान रत्न कब शुरू किया गया ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो राजस्थान रत्न आपके शुरू किया गया था 49 में 2012। आपका क्या उत्तर होगा 2012 में। 2013 में ये पेपर हुआ था, 2012 में इस पुरस्कार को शुरू किया गया था, इसलिए ये क्वेश्चन आपके पूछ लिया गया और अब भी पूछा जा सकता है ये प्रश्न, तो कोई बड़ी बात नहीं है। राजस्थान रत्न 2012 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान में अमृता सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य है। जो अमृता सोसाइटी बनी हुई है, अमृता सोसाइटी का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, 50 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना ये नहीं है। महिला स्वयं सहायता समूहों को उत्पादों को विपणन के अनुसार उपलब्ध करवाना, ये आपका होगा अमृता से संबंधित, अमृता सोसाइटी है ये।
नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर क्वेश्चन है, स्थानीय स्तर पर आकस्मिक एवं चरम पर्यावरणीय बदलाव के कारण का उदाहरण है। हरिकेन, प्रभंजन, मानसून, वनस्पति। या आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से लिया गया क्वेश्चन है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में अब भी देखो, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो 4 क्वेश्चन लगभग आने हैं, और उस पर विशेष रूप से टोर्नेडो, हरिकेन, इन क्वेश्चंस को पढ़ लें अच्छे से। आने वाले क्वेश्चन है, या फिर जितने भी आपके तूफान आते हैं उन तूफानों को याद करो, हवाएं आती है, विली विली, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 51 नंबर क्वेश्चन का पहला आंसर होगा, स्थानीय स्तर पर आकस्मिक एवं चरम पर्यावरणीय बदलाव के कारण उदाहरण है हरिकेन या प्रभंजन। चरम बदलाव के कारण होता है सहारा मरुस्थल। ये फिर प्रश्न पूछ लिया गया वर्ल्ड ज्योग्राफी का। सहारा मरुस्थल से होकर भूमध्य क्षेत्र को प्रभावित होने वाली गर्म धूल भरी सहारा मरुस्थल से आती है और भूमध्य सागर को पार करते हुए आती है, और गर्म धूल भरी पवनें हैं उनको क्या कहा जाता है? सिराको, फोन, मिस्ट्रल या चिनूक। इसका आंसर होगा सिराको। हरमटन है, हरमटन भी पूछा जा सकता है आपको इस बार। हरमटन का मतलब ये है, हरमटन को डॉक्टर हवा कहा जाता है, इसलिए पूछा सकता है। अब ये करंट का क्वेश्चन पूछ लिया गया, सन 2013 में विश्व पर्यावरण दिवस का नारा क्या है? उस समय जो नारा टैग है वो पूछा गया था, विचारिए, खाइए और बचाइए, जल बचाइए, जैव विविधता बचाइए, पृथ्वी बचाइए। तो इसका जो नारा है आपका, विचारिए, खाइए और बचाइए, ये आपका नारा होगा। इसका 54 नंबर क्वेश्चन है, उसमें देखो, चुंबी घाटी किन देशों के प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित है? अब भी मेरे अच्छे तरीके से याद है, चुंबी घाटी मेरा पढ़ाया हुआ है। 2013 का जो सेकंड ग्रेड का बैच ऑफलाइन चला था उसमें ये चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं। चुंबी घाटी किन देशों के प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित हैं? 54 नंबर क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा भारत, भूटान और तिब्बत, चुंबी घाटी वाला। नेक्स्ट प्रश्न, चीन तथा जापान के मध्य सामरिक तनाव किस द्वीप से संबंधित है? चीन और जापान के बीच युद्ध है, वो कौन से द्वीप की युद्ध का मतलब तनाव है आपस में, वो किस द्वीप को लेकर के है, ये प्रश्न पूछा गया है। आपका होक्काइडो, सेनकाकू, शिकोकू जिसको बोलते हैं, एक शिकोकू और एक क्यूशू। या आपके होक्काइडो, सेनकाकू, क्यूशू, शिकोकू। ना शिकोकू है, ना क्यूशू है, ना होक्काइडो है, ना होन्शू है, ये है आपका सेनकाकू, दिया ओयू। नेक्स्ट प्रश्न है 56 नंबर, निम्न में से कौन सा एक तत्व महासागरीय धाराओं को रूपांतरित नहीं करता है? कौन सा तत्व है जो महासागरीय धाराओं को रूपांतरित नहीं करता है? ये आपके करंट, जो करंट बोलते हैं, करंट का मतलब धाराएं, जो करंट होती हैं धाराएं, उनसे एक प्रश्न आपकी इस बार भी आने वाला है, अच्छे से पढ़ लें इन धाराओं को। धारा वाला टॉपिक हुआ, हरिकेन हुआ, और विश्व के संदर्भ में जो क्वेश्चन है, पठार है, पहाड़ हैं, नदियां हैं, इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लें वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। आपके 4 पे प्रश्न अवश्य आएंगे। निम्न में से कौन सा एक तत्व महासागरीय धाराओं को रूपांतरित नहीं करता है? महासागर की तली की स्थलाकृति, पवनों में मौसम बदलाव, तटीय रेखा की दिशा व आकृति, महासागर में ज्वारीय लहरें। 56 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आपके माना गया है 4। महासागर में ज्वारीय लहरें, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बाकी सब प्रभावित करते हैं। सिलीगुड़ी गलियारे से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? सिलीगुड़ी से होकर के। 57 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो आंसर माना गया है आपके 1 नंबर माना गया राष्ट्रीय राजमार्ग 31। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है अभी। मेघालय भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य का नाम सुझाया गया था। मेघालय नाम किसने सुझाया था? ये प्रश्न पूछा गया है 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर है चटर्जी ने, SP चटर्जी ने सुझाया था कि मेघालय नाम रखा जाए इस स्टेट का। कोसी व काली सिंध जिस पर्वतंत्र से जुड़ी हुई है, यानी कौन सी पर्वतंत्र में? सिंधु नदी के पर्वतंत्र में आती है कोसी, आंतरिक प्रवाह में आती है, तो आंतरिक प्रवाह तो अपने राजस्थान की है, कोसी तो आती नहीं है इसमें, काली सिंध। और अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र में आती है, गंगा में आती है, तो आपके सिंधु में भी नहीं आएगी, सिंधु उधर चली जाती है, अरब सागर में ऊपर की ऊपर चली जाती है। अब बची कोसी, काली सिंध, आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो आपका ये क्या आंसर होगा, देखें जल्द बताइए। गंगा नहीं होगा क्या? 59 नंबर क्वेश्चन का गंगा ही होगा, और गंगा ही आपका आंसर है माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है,
वह साधन जिससे पृथ्वी पर सही स्थिति प्राप्त की जा सकती है, यानी जीपीएस से, जीआईएस से, पीएसएलवी से, जीएसएलवी से। तो दो क्वेश्चन तो आपको यहाँ से ही गलत उत्तर हो गए, इसके दो पे आंसर ध्यान करना है। तो पीएसएलवी, जीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जीएसएलवी ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये जो हैं इनसे आपके उपग्रह छोड़े जाते हैं। अब जीपीएस और जीआईएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हो गया और ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया। इसमें जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपके 1 नंबर होगा जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। पोजीशन का मतलब स्थान, स्थिति का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 61वां प्रश्न में पूछा गया है, औपनिवेशिक भारत में कौन सा संवैधानिक अधिनियम मोंटेग्यू घोषणा की प्रणीति था, यानी कौन सा जो था मोंटेग्यू की प्रणीति था, ये पूछा गया है 61वें क्वेश्चन में। तो आपका ये उत्तर होगा 1919। देखो आप ये याद रखना, मैं जो बता रहा हूँ, एक तो है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, और एक 1909 का अधिनियम है मार्ले मिंटो अधिनियम। 1909 वाला कौन सा है? मार्ले मिंटो का। मार्ले मिंटो पहले तो इसको पीट ले और उसके बाद में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के पास चले जाएंगे। तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड बाद में आया 1919 में, और मार्ले मिंटो कहाँ आया? 1909 में। इनको याद रखना, 1919 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, संवैधानिक अधिनियम में उसके प्रमुख प्रावधान के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। गलत का चुनाव करना है आपको इसके अंदर, तो गलत का चुनाव आप कीजिए। इसमें आपका आंसर देखें, संवैधानिक अधिनियम में उनके प्रमुख प्रावधान के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना है आपको। 62 नंबर क्वेश्चन है, इसका ये होगा फर्स्ट आंसर माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखो इसमें ये याद रखना, थोड़े से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रांतों में द्वैध शासन 1935 के अधिनियम से लगा, और प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतीय स्वायत्तता तो आई थी 1935 में, प्रांतों में द्वैध शासन लगा था 1919 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1924 में एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, जिसका नाम था बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। बेलगांव का पड़ता है कर्नाटक में। बेलगांव अधिनियम है, उसकी अध्यक्षता की थी। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। कौन सा उत्तर हो जाएगा? 4 नंबर। और 63 का यही उत्तर माना गया है, 4 नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? देखो गांधी इरविन समझौता देखो 1931 में हुआ था। तो उस समय आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन 1920, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। चंपारण सत्याग्रह 1917, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो ये एक बच गया, कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन उस समय हुआ था 1930-31 में। आपका आंसर यही होगा 2 नंबर। 64 का क्या होगा? 2 नंबर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न देखो 2011 में भी पूछ लिया गया और 2013 में भी पूछ लिया गया, बार बार पूछा जा रहा क्वेश्चन है। प्रारूप समिति BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर आंसर होगा इसका। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल विदल विरोधी? देखो 10 द से 10, द से दल बदल, द से 10, द से दल बदल, द से 10 और द से दल बदल। अब याद रखना, द से दल और द से 10 बदल। 10 नंबर हो गया दल बदल। 10वीं अनुसूची आपका आंसर हो जाएगा 66 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एक गणराज्य है क्योंकि? ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा जाता है कि भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है? राष्ट्रपति निर्वाचित होता है इसलिए, संसद द्विसदनात्मक है इसलिए, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी इसलिए, नागरिकों के मूल अधिकार संविधान के द्वारा प्रत्याभूत है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है इसलिए भारत एक गणराज्य है। 67 का आंसर 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर में देखो, भारतीय संविधान में कौन सा मूल
अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है, यानी मानव व्यापार नहीं कर सकते आप। शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 68 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें मानव व्यापार दुर्व्यापार माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन से कथन हैं उन पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव करना है। संसद कोई कानून नहीं बना सकती है जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करे। दूसरा है, संसद संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों को परिवर्तित कर सकती है। तो इसका जो आंसर होगा आपका ए व बी दोनों सही हैं। संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करे, और संसद संविधान के द्वारा मूल अधिकारों को परिवर्तित नहीं कर सकती। ये आपके भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अभी मैं बताऊंगा। ऐसे अधिकार होता है, अधिकार में 3 की आकृति बनती है, तो 3 नंबर भाग में तो क्या आ गया, 3 नंबर भाग तो कट हो गया, 3 नंबर भाग में अधिकार आ गया। 4 जो है भाग 4 में 4 की आकृति ऐसे भी बनती है, चौके को ऐसे भी तो लिख सकते हो आप। और निर्देशक चिन्ह भी कैसा होता है, ऐसा ही होता है निर्देशक चिन्ह। तो 4 का मतलब भाग 4 में क्या है, आपके नीति निर्देशक तत्व हैं। फिर भाग 4 क है, क में क्या आता है, तो कैसे कर्तव्य हैं, 4 क में क्या है, कर्तव्य हैं, तो 4 क नहीं होगा। अब बच्चा भाग 4 और 5 आपका होगा ही नहीं। इसमें आपके कार्यपालिका और वो विधायिका हैं आपके केंद्र की, इसमें उत्तर हो जाएगा भाग 4। नेक्स्ट प्रश्न देखें, 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? यानी कौन सी बात है जो नीति निर्देशक तत्वों में नहीं मिलती है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, निःशुल्क विधिक सहायता। तो इसके अंदर 71 नंबर क्वेश्चन में आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास है, ये आपके मूल कर्तव्य के अंदर आता है, इसमें नहीं आता है नीति निर्देशक तत्वों में। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, यानी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा तो उपराष्ट्रपति को देगा, महान्यायवादी को देगा, किसको संबोधित करते हुए देगा? तो 72 नंबर क्वेश्चन है, उसका जो आंसर है भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है? यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें विवाद आ गया तो विवादों की बात का निर्वाचन आयोग करता है, संसद करती है, उच्चतम न्यायालय करता है, भारत का महान्यायवादी करता है। तो इसका आंसर होगा आपका 2 नंबर उच्चतम न्यायालय। जो भी विवाद हैं निर्वाचन से संबंधित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के, उनको उच्चतम न्यायालय ही देखता है, उनका विशेषाधिकार है ये उच्चतम न्यायालय का। निम्न में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था या सदस्य थी? तो ये याद रखना, सदस्य था या थी, ये प्रश्न पूछा गया है कि जब प्रधानमंत्री बने थे उस समय सदस्य था या थी पूछा गया है। इसमें आपके 74 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर देखो क्या आंसर होगा। इंदिरा गांधी, चरण सिंह, मोरारजी वीपी सिंह, ये नहीं होगा। देखो इंदिरा कुमार गुजराल, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, ये आपके हो जाएंगे। प्रधानमंत्री किसी पद की शपथ दिलाता है? प्रधानमंत्री किसी पद की शपथ दिलाता है? प्रधानमंत्री जिसको पद की शपथ दिलाता है वो आपका सीधा सा आंसर है 75 नंबर क्वेश्चन का। जैसे मुख्यमंत्री दिलाता है संसदीय सचिव को, वैसे ही आपके प्रधानमंत्री किसी पद के शब्द, उप प्रधानमंत्री को नहीं दिलाता, उप मंत्री को भी नहीं दिलाता, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को भी नहीं दिलाता, संसदीय सचिव को। मुख्यमंत्री संसदीय सचिव को दिलाता है, वैसे ही ये भी संसदीय सचिव को। एक ही पेपर में 2 एक जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ये। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता स्वरूप के सच्चे तौर पर संघात्मक नहीं है? यानी कौन सा स्वरूप है, कौन सी विशेषता है वो संघात्मक नहीं है, आपके ये प्रश्न पूछा गया है। तो शासकीय शक्तियों का वितरण कर दिया गया। तो वितरण का मतलब संघात्मकता की विशेषता है, वितरण तो संघात्मक में होता है। नेक्स्ट है एकीकृत न्यायपालिका है, या न्यायपालिका में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे उच्च न्यायालय, उसके बाद में छोटे न्यायालय
दिए गए हैं। तो इस प्रकार से ये भी आपके इसका संज्ञात्मक का है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भी इसी को इंगित करती है, एक लिखित संविधान है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए आपका जो आंसर होगा वो इस प्रकार से होगा। देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, फ़ोन आ गया था बीच में। 76 नंबर क्वेश्चन है उसका देखें। 76 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर नंबर हो एकीकृत न्यायपालिका, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये माना गया है अभी। राजनीतिक दल और उनके नेता के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। कौन सा व्यक्ति कौन से दल से संबंधित नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, पी ए संगमा, ये नहीं है। बाकी आपके कम्युनिस्ट पार्टी वो उनसे संबंधित हैं सारे, बहुजन समाज पार्टी से मायावती। तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर भारत तथा पड़ोसी देश के मध्य विवाद है। तीस्ता नदी विवाद कौन से दो देशों के मध्य है, ये प्रश्न पूछा गया है आपके। तो 78 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका है 3 नंबर, बांग्लादेश। तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर भारत का किस पड़ोसी देश के साथ है विवाद है, तो बांग्लादेश के साथ है तीस्ता विवाद, याद रखें। नवंबर 2013 में कौन से देश ने अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के संबंध में P5+1 देशों के साथ एक अंतरिम समझौता किया। 79 नंबर क्वेश्चन है, उसका जो आंसर होगा आपका ईरान। उस समय का क्वेश्चन है, अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो याद रखने की आवश्यकता नहीं है, करंट का क्वेश्चन था। भारत में विदेश नीति की असली गुटनिरपेक्षता की नीति के सूत्रीकरण के प्रस्तुतिकर्ता कौन थे? असली गुटनिरपेक्ष, देखो गुटनिरपेक्ष नीति है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, और असली गुटनिरपेक्षता का प्रश्न पूछा गया है तो आपका ये 4 नंबर हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी, असली गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता पूछ ली जाए तो पिछले पेपर में पूछा गया था 2011 वाले में, और ये है आपकी 2013 वाला पेपर, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की असली गुटनिरपेक्षता की नीति पूछी गई है। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न आ गए हैं। अब शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षक से, शिक्षण से, कक्षा कक्ष वातावरण से, विद्यार्थी से। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। 81वां क्वेश्चन है उसका सभी आंसर होगा, क्योंकि शिक्षक से भी तो शिक्षा संबंध है, विद्यार्थी से भी है और कक्षा कक्ष से भी है, सबसे संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और कौन से का संबंध किससे है ये देखना है आपको। आपका ये क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर देख ले, 82 नंबर क्वेश्चन है आपका। 82 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर मिलाएं। 82 नंबर का देखो आपका ये होगा, जॉन डीवी किससे संबंधित है? जॉन डीवी कृत्यवाद से। और कॉप का कॉलर वर्दीमर, ये तो आपको पता ही है किससे हैं, गेस्टाल्टवाद से हैं। और उसके बाद देखो ये हो गया सी बी, इसमें से आंसर देख लो आप। वाटसन का आपको पता ही है, व्यवहारवादी हैं ये, तो कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। टिचनर है, संरचनावादी हैं। टिकनर नहीं है, टिचनर है। जॉन डीवी का अगर पूछ लिया जाए कर्त्यवाद है, और टिचनर का संरचनावाद है, और कॉफ का कोलर वर्दीमर गेस्टाल्टवाद के, व्यवहारवाद का आपको पता है वाटसन का है। वाटसन ने ही तो कहा था कि मुझे कोई भी बच्चा ला कर दो, मैं कुछ भी बना सकता हूँ उसको, यहाँ तक कि चोर मवाली कुछ भी बना सकता हूँ। नेक्स्ट है, ज्ञान और अभिव्यक्ति की प्राप्ति अधिगम है को उपरोक्त परिभाषा दी है। ये परिभाषा किसने दी है? ज्ञान और अभिव्यक्ति की प्राप्ति अधिगम है। 83 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर जो माना गया है वो आपका क्रो एंड क्रो है। ज्ञान और अभिव्यक्ति की प्राप्ति अधिगम है। 83 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखें, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक साइड में आपके साइकोलॉजिस्ट के नाम दिए गए हैं और दूसरी साइड में आपके उनके द्वारा किया गया कार्य है। तो आप देखें इसका आंसर क्या होगा। तब तक 84 देख लें अच्छे से भाई। 84 नंबर क्वेश्चन, ये 84 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखें। थॉर्नडाइक,
थॉर्नडाइक का हो जाएगा आपका उद्दीपन अनुक्रिया का नियम, पावलोव अनुकूलित अनुक्रिया का नियम, क्लार्क हल, ये आपको पुनर्बलन है ही, कोहलर अंतर्दृष्टि है, बिल्कुल इजी है। थॉर्नडाइक उद्दीपन अनुक्रिया का नियम है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, और सीआर जिसको सीएस बोलते हैं, और सीआर है आपका इनका। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है 85 नंबर क्वेश्चन देखें। अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिए। सही कड़ी का चयन करना, अधिगम की जो प्रक्रिया चलती है उसमें सही कड़ी क्या है वो आपको चुनाव करना है। सबसे पहले प्रेरक मिलता है यानी स्टिमुलस मिलता है, उसके बाद लक्ष्य होता है, लक्ष्य से समायोजन मिलता है, और समायोजन करने के बाद में परिवर्तन आता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। 86वां क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा अधिगम का निर्मित उपागम है। ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड लेवल का पूछा गया है। निर्मितवादी उपागम स्टैटिज्म की बात कर रहे हैं ये 86 नंबर क्वेश्चन में। तो 86 नंबर क्वेश्चन का आप सीधे सीधे आंसर देख लें। छात्र जो नवीन सूचना की विस्तार से विश्लेषण करता है, व्याख्या करता है और पूरे ज्ञान से जोड़कर सीखता है, वो आपका आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। वर्दी में विकास पर्यायवाची है। पर्यायवाची है क्या, देख लो। वर्दी में मात्रात्मक परिवर्तन होता है, वर्दी जीवन पर्यंत नहीं होती है, वर्दी के साथ विकास भी होता है। आपका इसका आंसर होगा 87 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर। वर्दी एवं विकास पर्यायवाची हैं, बिल्कुल एक दूसरे के विरोधी हैं। देखो, वर्दी और विकास एक सीमा तक वर्दी में मात्रात्मक परिवर्तन होता है, जबकि विकास में है आपके विकास जीवन भर चलता रहता है। वर्दी एक सीमा तक जीवन पर्यंत नहीं होती है, एक सीमा तक ही रहती है, एक सीमा के बाद बंद हो जाती है, यानी शारीरिक विकास वगैरह इसमें आता है। वर्दी में विकास अपना अलग चीज़ है। मानसिक विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। आपका 88 नंबर क्वेश्चन है, मानसिक विकास के बारे में कौन सा कथन गलत है। यह परिपक्वता तक चलता है। मानसिक विकास की बात कर रहे हैं, सतत प्रक्रिया बिल्कुल सही है। यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, ये भी सही है। यह जन्म पूर्व अवस्था में ही होता है, जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है विकास। विकास तो चलता ही रहता है, ये परिपक्वता तक चलता है ऐसा नहीं है, परिपक्वता तक चलता है। अगर वर्दी की बात की जाए तो वर्दी तो एक सीमा तक चलती है, लेकिन विकास है वो ऐसे नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, 89 नंबर क्वेश्चन है, उसका निम्न में से कौन सी विशेषता व्यक्तित्व के को सीधे प्रभावित करती है। शारीरिक गठन एवं सामाजिक व्यवहार, मानसिक एवं आध्यात्मिक योग्यता, संवेदनात्मक आयाम, अनुभव। इसमें आपके देखो सारे ही हो जाएंगे उपयुक्त सभी। तो एक बार दोबारा से इस प्रश्न को देख लें। शारीरिक गठन एवं सामाजिक व्यवहार, मानसिक एवं आध्यात्मिक योग्यता, संवेदनात्मक आयाम एवं अनुभव। नेक्स्ट प्रश्न है 90 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व के बुरे प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। बुरा प्रबंधन इसके अंदर पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन उस समय डिलीट कर दिया गया था आरपीएससी के द्वारा। इस प्रश्न को याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दो अपने मित्रों के साथ, ताकि वो भी इस क्लास का आनंद ले सकें और आने वाले सभी साइकोलॉजी और जीके के पेपर हैं वो पढ़ सकें। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है। बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है वो पूछा गया है 91 नंबर क्वेश्चन में। ये किसके द्वारा दिया गया है, गिलफोर्ड ने। त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है, गिलफोर्ड में। याद रखो, त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने। बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह, 92 नंबर क्वेश्चन है, यदि वह क्या करे, जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है। यदि जिज्ञासा से प्रश्न पूछता है, ये प्रश्न आपके पिछले पेपर में भी 2011 वाले में भी आया था। इसमें भी जिज्ञासा का पूछा गया था कि सृजनशील बालक की विशेषता है। तो 3 गलत कथन दिए गए थे और एक ये सही दिया गया था, जिज्ञासा वाला। नेक्स्ट प्रश्न आपका 93 नंबर क्वेश्चन है। 93 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे वर्दी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। बुद्धि की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया, ऊपर वर्दी नहीं है, बुद्धि वंश क्रम और पर्यावरण की देन है। बुद्धि की लंबवत प्रक्रिया जीवन पर्यंत होती है। बुद्धि लिंग भेद नहीं करती है। बुद्धि पर किसी समूह या जाति का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा इसका 2 नंबर। बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, आपका ये आंसर हो जाएगा। सही कथन नहीं है, ये पूछा गया है, जीवन पर्यंत बुद्धि नहीं
होती है, लंबवत वृद्धि नहीं होती। निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? अभिप्रेरणा आपका जो है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। जो मोटिवेशन है उसमें आवश्यकता, प्रोत्साहन, दबाव, ड्राइव यानी प्रेरित, प्रणोद जिसको बोलते हैं, ड्राइव यानी प्रणोद या प्रेरित जिसको बोलते हैं, वो इसके अंदर है। तो इनमें से बताओ कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है, नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न जो है इसका ये पूछा गया कि नहीं है, तो दबाव नहीं होगा और सही है बाकी। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है। बिल्कुल अभिप्रेरणा आवश्यक है, ये कथन सही है। फिर ये कहा है कि अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है और लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है। अब आपके कोड दिया गया है, सिर्फ ए सही है एवं आर गलत है, सिर्फ ए सही है। 2 नंबर में 3 में दिए गए सिर्फ आर सही है। 4 नंबर में दिए गए ए और आर दोनों सही हैं। तो आपका आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो आरपीएससी के द्वारा 2018 में माना गया था, आपके 96 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कार्य बाह्य प्रेरक का है? एक तो आंतरिक प्रेरक होते हैं, प्रेरणा हो गई, सेल्फ कंसेप्ट जो हो गए, आत्म प्रेरणा हो गई, इन चीज़ों को तो आंतरिक मतलब मोटिवेशन माना जाता है। और ये बाह्य हैं, एक्सटर्नल हैं। तो एक्सटर्नल वाला आपको पूछा गया है कविता पाठ, गणित के प्रश्न हल करना, दौड़ में भाग लेना, चित्र बनाना। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 96 नंबर का ए बी डी और सिर्फ सी, दौड़ में भाग लेना। दौड़ में भाग लेना बाह्य प्रेरणा है। नेक्स्ट प्रश्न है 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता। आप आंसर बताइए जल्दी। व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है वो किसमें मदद करता है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, छात्रों के गृह कार्य के मूल्यांकन में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाने में, कक्षा में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने में। तो इसका जो आंसर होगा आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में योजना बनाने में। ये आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता, जैसे कोई बच्चा कमज़ोर है, कोई इंटेलिजेंट है, उसके अनुसार अपनी पाठ्य योजना अपन तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से ये आपके आवश्यक है। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के वर्ग में आता है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन से होते हैं? देखो, विशेष आवश्यकता वाले चाइल्ड ऑफ स्पेशल नीड्स CWSN बच्चे होते हैं। स्पेशल आवश्यकता वाले बच्चे CWSN जिनको बोला जाता है, CWSN। देखो एक बार रुकना भाई, CWSN चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, उनको विशेष आवश्यकता की आवश्यकता होती है। प्रतिभावान बालक होते हैं, मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं, शारीरिक रूप से अक्षम बालक होते हैं, सामाजिक रूप से अक्षम बालक होते हैं। नीचे दिया गया ए व बी सही है, सी व डी सही है, बी व सी सही है। अगला दिया गया है उपरोक्त सभी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसमें प्रतिभावान बालक भी शामिल होता है CWSN में। नेक्स्ट प्रश्न 99 नंबर क्वेश्चन है, उसका देखें। छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ तथा स्वस्थ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? घर पर अनुकूल वातावरण देना चाहिए। विद्यालय प्रशासन की बात रही है यहाँ। बच्चों के मित्रों पर निगरानी रखना, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करना, शिक्षण की उपयुक्त विधियाँ अपनाना। तो शिक्षण की उपयुक्त विधियाँ अपना करके ही ऐसा किया जा सकता है, बाकी चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसमें आप याद रखना, शिक्षण की उचित विधियाँ अपनाई जाए। तो ये भाई अंतिम प्रश्न है आपका। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दें अपने मित्रों के साथ, ताकि आपका क्या पूछा गया है 99 नंबर क्वेश्चन ये है आपका। देखो, निम्न में से किस में अनुदेशन सामग्री की अधिकता होती है? इसमें संसाधन इकाई होगा, सोर्स यूनिट होगा। अब 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन ये है आपका 100 नंबर, गलती से बता दिया था मैंने। छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ तथा स्वच्छ बनाए रखने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाए। स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो गुड नाइट दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। राम राम, गुड बाय।
दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस पेपर को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपको भी पेपर मिलता रहे समय पर।